नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ डिपॉजिटरी ऑपरेशंस। ठीक है, NISM सीरीज 6 का डिपॉजिटरी ऑपरेशंस का चैप्टर 4 जो कि अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए लिख देते हैं चैप्टर 4। चैप्टर काफ़ी सिंपल है, लेकिन जिस तरीके से बुक में दिया गया है वहाँ से आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट अगर टेबुलर फॉर्म में पढ़ा जाए तो बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको टेबुलर फॉर्म में समझाने की और ये बताने की कि किस तरीके से आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ मूव करती है। देखिए, सबसे पहले डिपॉजिटरी होता है। डिपॉजिटरी के कुछ हाथ होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, क्लियरिंग मेंबर्स या क्लियरिंग हाउसेस, उसके बाद RTA। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउसेस या RTA। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम होता है अकाउंट मेंटेन करना, रिकॉर्ड कीपिंग और जो भी कंप्लाइंसेस होती हैं उनको रेगुलेट करना, कंप्लाइंस इश्यू। कंप्लाइंस को टेक केयर करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम है। क्लियरिंग मेंबर का काम है सेटलमेंट, और सेटलमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना। इनका काम है डिपॉजिटरी के जो अकाउंट्स है उनको मेंटेन करना और कॉन्टिन्यूसली टच में रहना कंपनीज के साथ, और इसमें जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस है उनको रेगुलेट करना, कॉर्पोरेट एक्शंस। ठीक, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी। हालांकि ये चैप्टर का पार्ट भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया ताकि अगर कोई यहीं से ही वीडियो देख रहा है तो सारा कुछ समझ में आ जाए। तो अब हम इस पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या काम करते हैं? अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं, इंडिविजुअल का अकाउंट खोलते हैं, और क्लियरिंग मेंबर या क्लियरिंग हाउस का अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउस क्या होता है? अब जैसे मान लो डिपॉजिटरी है, CDSL है। CDSL के साथ ना बहुत सारे क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउसेस अटैच होंगे। लेट सपोज 4 अटैच हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इंडिया क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशंस, भारत क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन, ऐसे कर करके 3-4 अलग अलग कंपनी होंगी जो कि इनके साथ अटैच होंगी। उनमें से कोई एक, मान लो मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यहाँ पे HDFC है और ये चाहता है कि भाई मैं किसके साथ अटैच हो जाऊँ? मैं 2 नंबर के साथ अटैच हो जाऊँ। तो ये 2 नंबर को इन्वाइट करेगा अपने साथ अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो ये बंदा क्लियरिंग हाउस, जो भी वो क्लियरिंग हाउस होगा, इनके साथ अकाउंट ओपन करेगा और सेटलमेंट जो भी आपस में होती रहेगी वो करेंगे। ठीक है, इतना ही समझिए। जब एक्चुअल में बात करेंगे तो सारा कुछ समझाएंगे, है ना। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल वो अकाउंट होते हैं जो कि BO एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। BO क्या होता है? बेनिफिशियली ओनर, या फिर इसको रिटेलर्स भी बोल देते हैं। रिटेल अकाउंट, मैं एक रिटेलर हूँ, आप एक रिटेलर हो, बाकी सब जो 99% जिनका 100 करोड़ से नीचे का होता है नेटवर्थ, वो रिटेलर ही होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं शायद रिटेलर से ऊपर चली जाती है बातें, वो अलग कैटेगरी के होते हैं, है ना। तो रिटेलर, अब इसमें सब कैटेगरीज हैं। रिटेलर में माइनर भी आ जाता है, इसमें आपका HUF अकाउंट आ जाता है। HUF लिखने की बजाय मैं यहाँ लिखूंगा जॉइंट अकाउंट।
इसके बाद मैं लिखूंगा HUF अकाउंट, इसके बाद मैं लिखूंगा बैंक्स, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट अकाउंट, और इसी के साथ मैं लिख दूंगा फर्म। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट होते हैं, करेक्ट। इसके अलावा एज सच कोई अकाउंट नहीं होता। यही सब अकाउंट जो हैं हमें मॉनिटर करने होते हैं। तो सबसे पहले BO अकाउंट। BO अकाउंट मैं और आप बिजनेस ओनर हैं, बेनिफिशियल ओनर है। हम एक रिटेलर हैं, हम डायरेक्ट जाके किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है ये समझ गए ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ऐसे करके बहुत सारे HDFC सिक्योरिटी, ICICI डायरेक्ट, ये सब वो सब जो भी हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, तो इनके साथ हम अकाउंट खोल सकते हैं। तो इनको हमें 2 तरीके की इंफॉर्मेशन इनके लिए मैंडेटरी है, वो है POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस, POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये सब चीज़ें इसी के अंडर फॉलो करेंगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इनको नाम चाहिए, आपका नेम, करेक्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। नेम के साथ आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आपका मेल ID होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, इसके साथ आपका फ़ोन नंबर, ऑक्यूपेशन प्रूफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ऑक्यूपेशन, सिग्नेचर, पैन कार्ड, पैन और आधार इसी में आ जाता है एड्रेस प्रूफ में, नॉमिनी डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनको किस में चाहिए? BO अकाउंट के अंदर, सिंपल अकाउंट के अंदर ये सब डिटेल्स चाहिए, ठीक है। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मेल ID हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया, पैन कार्ड हो गया, और नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल्स मैंडेटरी अभी की हैं 2022-23 से ही। तो नॉमिनी भरना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली होता क्या है कि लेट सपोज आपके फादर हैं, अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, अगर उनको बाई चांस कुछ हो जाता है, नॉमिनी ना होने की वजह से वो शेयर्स किसके हैं, वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। और बेनामी प्रॉपर्टी में फिर जो आयुष्मान स्कीम चल रही है वो बेनामी प्रॉपर्टी के पैसे से चल रही है। 2021 तक गवर्नमेंट ने बताया था कि हमारे पास 27,000 करोड़ के शेयर्स हैं जो अनक्लेम्ड पड़े हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और वो कोई भी उनको क्लेम करने नहीं आया। क्योंकि फादर लोग क्या करते हैं, वो पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं बट बताते नहीं हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। मुझे भी आज नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, कितना पैसा उनका है, और कहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी पॉलिसी चल रही है, कुछ नहीं पता, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। फादर लोग इसी तरीके से चलते हैं, है ना। तो वो बेनामी प्रॉपर्टी में चला जाता है और उनसे फिर गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। तो इसलिए अब मैंडेटरी कर दिया है कि नॉमिनी डिटेल्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ही आप डेथ सर्टिफिकेट दोगे तो वो बता देंगे ये नॉमिनी है और ये सारी प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है। तो अब ये एक बेसिक स्पेसिमेन बन गया है कि ये डिटेल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये डिटेल तो आपकी हर अकाउंट में चाहिए ही चाहिए, बी इट माइनर, बी इट जॉइंट अकाउंट, HUF अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट, फर्म अकाउंट, ये डिटेल्स मैंडेटरी हैं हर किसी में। तो मान लो अब मैं माइनर की बात करने वाला हूं, तो माइनर में मैं सीधा लिखूंगा BO तो डिटेल्स तो चाहिए, ठीक है, करेक्ट। ये सिर्फ लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं, BO डिटेल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। अब BO डिटेल क्या? BO मतलब जिस पर्सन के नाम या जो पर्सन ऑपरेट करेगा उसके डिटेल्स तो चाहिए। अब माइनर के केस में पैन कार्ड नहीं होता है, क्योंकि माइनर अकाउंट समझ लो होता क्या है। माइनर अकाउंट वो अकाउंट है जो 18 साल से नीचे के पर्सन के लिए बनाया जाता है। मान लो मेरा बच्चा है
और वो आज 5 साल का है, मैं एक अकाउंट उनके लिए ओपन करवाना चाहता हूँ, तो वो क्या होगा उस केस में, 18 साल से नीचे के केस में मैं माइनर अकाउंट का फॉर्म भरूंगा और माइनर अकाउंट डिटेल्स में उन अपने बच्चे की सारे की सारी डिटेल्स भरूंगा और साथ में गार्जियन डिटेल्स, पेरेंट्स की डिटेल्स सारी की सारी भर दूंगा। पेरेंट्स में मैं अगर ऑपरेटिंग पर्सन हूं तो मैं अपने डिटेल्स भरूंगा, अपना आधार कार्ड भरूंगा, पैन कार्ड भरूंगा, नेम भरूंगा, मेल आईडी भरूंगा, सारी चीज़ें मेरी इसमें चाहिएंगी। और जब तक वो 18 का नहीं होता है तो तब तक मैं ऑपरेट करूंगा, फिर उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, मीन्स फिर वो ऑपरेट करने लग जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो पेरेंट्स या गार्जियन के डिटेल्स, ये सब पेरेंट्स और गार्जियन की भी लगेंगी और यही सब माइनर की भी लगेंगी। करेक्ट। तो माइनर की में क्या चीज़ नहीं होती, पैन कार्ड नहीं होता, बाकी सब सिग्नेचर भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो अंगूठा वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें माइनर की भी चाहिएंगी। करेक्ट। तो अब आ जाता है जॉइंट अकाउंट। अब सबसे पहली चीज़, 3 लोगों से ज़्यादा जॉइंट अकाउंट नहीं खुल सकता, 3 पर्सन। 3 लोगों से ज़्यादा जॉइंट अकाउंट नहीं खुल सकता और तीनों लोगों की ये डिटेल्स चाहिए, बीओ डिटेल्स। 3 के 3 पर्सन की ये सब डिटेल्स चाहिए। तीनों का अलग पैन कार्ड होगा, तीनों का अलग आधार कार्ड होगा, तीनों का अलग, सारी चीज़ें तीनों की होंगी ही होंगी। इट इज़ जस्ट लाइक ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में और इस अकाउंट में क्या फ़र्क होगा, बैंक अकाउंट में अगर जॉइंट अकाउंट में कोई भी एक पर्सन साइन कर देगा तो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तीनों के सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर, साइन ऑफ ऑल 3, तीनों के सिग्नेचर होंगे। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, वो आपने ट्रेड करने के लिए रखे हुए हैं, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो 1 लाख रुपए आप निकालना चाहते हो बैंक अकाउंट के अंदर, तो तीनों के सिग्नेचर चाहिएंगे। हालांकि अब तो रूल हो गया डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट स्टिल मान लो एक की डेथ हो जाती है तो दोनों के सिग्नेचर लगेंगे, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होंगे। आप सिक्योरिटी एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आपका अभी अकाउंट ग्रो में है, जीरोधा में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मोतीलाल में करना चाहते हो, तो तीनों के सिग्नेचर लगेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ में आई। तो तीनों के जब सहमति होगी तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट। ये जॉइंट अकाउंट के लिए हो गया। अब आ जाता है HUF अकाउंट। HUF अकाउंट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको इस तरीके से समझिए कि मैं 25 लाख रुपए साल का कमाता हूँ और मैं ये अपने काम से कमाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं खुद कमा रहा हूँ तो 25 के 25 लाख पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। देन व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ओपन HUF अकाउंट, HUF फॉर्म ओपन करूँगा मैं और उसको 25 लाख की इनकम को मैं फैमिली इनकम बना दूंगा। अब मेरी फैमिली में लेट्स सपोज 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के हिसाब से वो पैसा 5-5 लाख हो गया और अब 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। 25 पे लगता था, तब भी मेंबर 5 ही थे, लेकिन अब 5 के नाम पे टैक्स 0 हो गया। तो टैक्स बचाने के लिए ये एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है कि HUF अकाउंट खोल लो और HUF अकाउंट खोलने के बाद आप लेट्स सपोज 5 मेंबर है, किसी एक आदमी को कर्ता बना दो। कर्ता क्या होता है समझिए, मैं हूं पंकज कौशिक नाम है मेरा, तो मैं कौशिक एंड सन्स के नाम से HUF फर्म बनाऊंगा, कौशिक एंड सन्स। ठीक है, उसमें मैं एज अ पर्सन लेट सपोज करता हूं, मैं हूं करता, तो अब मैं ही उस अकाउंट को ऑपरेट करूंगा जो बैंक में खुला है, मैं ही उस अकाउंट को ऑपरेट करूंगा जो कि सिक्योरिटी मार्केट में खुला है या फिर किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर के पास खुला है।
जीरोधा के पास, ग्रो के पास, किसी के पास भी खुला है तो HUF अकाउंट मैं मेंटेन करूंगा। करेक्ट। तो अब समझिए क्या क्या डिटेल चाहिए आपको। कर्ता का पैन कार्ड तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले पैन कार्ड चाहिए कौशिक एंड सन्स का पैन। थोड़ा सा अलग ले लेते हैं पेन, ठीक है, ऑफ फॉर HUF पेन चाहिए। अकाउंट नंबर ऑफ HUF। अब समझिए, अब इसके बाद फर्स्ट डिटेल किसकी भरी जाएगी? कर्ता की। कर्ता BO डिटेल्स। कर्ता की BO डिटेल्स में कौन सी आएंगी? वही सब, नाम, वही नाम, एड्रेस प्रूफ, मेल आईडी, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी ऑब्वियसली वो सबके सबके लिए होगा, बट वो सब डिटेल्स कर्ता की भरी जाएंगी। अब दूसरा फैमिली मेंबर जो होगा उसकी भरी जाएंगी। पर्सन B, इसकी सारी डिटेल्स। पर्सन C, पर्सन D, जितने भी लोग हैं उन सब की डिटेल्स एज इट इज यूं की यूं भरी जाएगी। साथ ही साथ इसमें प्रेफरेंस आप भरोगे, कौन कौन सी फ्यूचर करना है आपको, ऑप्शन करना है, सिर्फ डिलीवरी करना है, बॉन्ड्स लेने हैं, तो वो पहले ही सब कुछ भरा जाएगा उसमें। तो ये एक टाइप ऑफ फॉर्म है। और इसमें अगर कोई डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ कर्ता, डेथ ऑफ कर्ता के केस में क्या होगा? डेथ ऑफ कर्ता के केस में न्यू कर्ता अपॉइंटेड, नया कर्ता बनाया जाएगा और डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा पुराने कर्ता का। डेथ सर्टिफिकेट, और ये अकाउंट नए कर्ता के नाम ट्रांसफर किया जाएगा। ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहां पर ज्वाइंट अकाउंट में भी सेम चीज है। अगर मान लीजिए 3 लोगों के नाम ये अकाउंट है, ABC, अलग अलग, A एक्सपायर हो गया तो क्या होगा? B और C डेथ सर्टिफिकेट देंगे, B और C के नाम अकाउंट खुलेगा और शेयर्स इनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इनके नाम अकाउंट, इनके नाम शेयर्स ट्रांसफर होंगे इनके अकाउंट में। ठीक है, तो और दोनों के साइन तो मैंडेटरी हैं ही, मैंने बताया। करेक्ट। तो ये अभी तक समझ में आया माइनर का अकाउंट कैसे खुलता है। माइनर में माइनर की डिटेल और गार्जियन की डिटेल मैंडेटरी है। जॉइंट अकाउंट में किस तरीके से, HUF अकाउंट में किस तरीके से। अब आ जाता है बैंक्स, ट्रस्ट, कॉरपोरेट, ये सब कहीं ना कहीं एक ही है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया जाता है, MOA। ये वो कंपनी जो अकाउंट खोलना चाहती है वो देगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ, और एडेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, ये कुछ भी आप बोलो। MOA आप दे दोगे कि जी हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। एडिशनल डिटेल क्या क्या लगती हैं इसमें? एडिशनल डिटेल लगती हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी शुरू कब हुई थी ये आपको बताना पड़ेगा। लास्ट 2 ईयर्स, बैलेंस शीट,
लास्ट के 2 साल की बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या देना पड़ेगा? बोर्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ बोर्ड रेजोल्यूशन, साथ में देना पड़ेगा ऑपरेटिंग पर्सन, करेक्ट, और साथ में बीओ डिटेल्स। ठीक है जी। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि हम आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, हम जीरोधा के साथ, ग्रो के साथ, मोतीलाल ओसवाल के साथ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के साथ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ, इनके साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एमओए देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी शुरू कब हुई थी, ठीक है, वो देना पड़ेगा। लास्ट 2 ईयर की बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कितने लोगों के पास कितने कितने शेयर्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन कि हाँ, बोर्ड ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट चलाना चाहते हैं। ऑपरेटिंग पर्सन, बीओ डिटेल्स। अब इसमें ना एक चीज़ खास है, अगर बैंक हो, बैंक आरबीआई से अप्रूवल लेगा। बैंक किससे अप्रूवल लेगा? आरबीआई से। ट्रस्ट और कॉर्पोरेट्स सेबी से अप्रूवल लेंगे। सेबी को बताएंगे जी हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, करेक्ट। बैंक आरबीआई से लेगा और इसमें एफआईयू, सबको एफआईयू कंप्लाइंट होना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंप्लाइंट होना पड़ेगा सबको, करेक्ट, कि फेरा और फेमा के तहत हम कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शंस नहीं देखेंगे, ठीक है, फेरा फेमा। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्म का भी कहीं ना कहीं सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। मैं इसमें यहीं सेम लिख देता हूँ, सेम। एमओए सॉरी, कॉर्पोरेट्स में जनरली 12 से ज़्यादा बोर्ड मेंबर भी हो सकते हैं। ये फर्म उसको मान लेते हैं जिसमें 12 से कम बोर्ड मेंबर होते हैं। बाकी सब चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब आ जाता है क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउस। इस पर्टिकुलर एरिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग हाउस क्या होता है, ये एक बार बात करते हैं इसकी, करेक्ट। तो क्लियरिंग मेंबर बेसिकली क्या काम करता है? क्लियरिंग मेंबर सेटलमेंट का काम करता है। लेट्स सपोज आई एम द पर्सन। सबसे पहले जोमेटो में क्यों एग्जांपल लेता हूं, लोग रिलेट कर पाते हैं इजीली। जोमेटो इज नथिंग बट ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, कुछ भी आप मान लो, ग्रो, ठीक है। तो ग्रो के अकाउंट, ग्रो के पास एक किसी पर्सन का अकाउंट है, वो है क्लियरिंग हाउस। कौन है वो? क्लियरिंग हाउस, ठीक है जी। अब मैं पंकज हूं, उधर कोई अमित है। होगा क्या, यहां से मैं रुपीज ऑर्डर लगाऊंगा कि मुझे रिलायंस का शेयर बाय करना है, और उसके लिए 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। क्लियरिंग हाउस के पास वो ऑर्डर जाएगा। अब ये किसके इंटरफेस पे हो रहा है? जोमेटो पे। जोमेटो पे कैसे हो रहा है? हम यहाँ से ऑर्डर लगाते हैं, केक मंगवाना है, थियोब्रोमा से केक आएगा, ठीक है, XYZ कंपनी से केक आएगा। तो जोमेटो का इंटरफेस यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने रुपी का ऑर्डर लगाया, क्लियरिंग हाउस के पास गया,
क्लियरिंग हाउस देखेगा कौन सा पर्सन है जो कि इतने शेयर बेच रहा है, इस टाइम मार्केट वैल्यू पे कौन सा पर्सन शेयर सेल कर रहा है, तो ये शेयर्स बेचने वाला होगा। अब यहां से ये रुपीज क्लियरिंग हाउस के अकाउंट में जाएंगे और शेयर्स क्लियरिंग हाउस के अकाउंट में आएंगे। दोनों का मैच हो चुका है, ठीक है। तो ये रुपीज अमित के अकाउंट में चले जाएंगे और शेयर्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और किसके इंटरफेस पे हो रहा है? करेक्ट। अब कोई बोलेगा डिपॉजिटरी कहाँ है? तो ये शेयर जो मेरे अकाउंट में आए, ये बेसिकली मेरे अकाउंट में किसके इंटरफेस पे दिख रहे हैं? जोमेटो के, मतलब ग्रो के। ये होंगे किसके अकाउंट में? CDSL, ठीक है। ये पूरा समझ में आया? तो इनको क्लियरिंग हाउस को कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? ट्रांजिट अकाउंट, ठीक है। इनको बाकी क्या मेंटेन करना पड़ता है? 10 लाख से ऊपर, हालांकि 5 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, 5 years रिकॉर्ड। किसने क्या खरीदा, किसने क्या बेचा, सब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 10 लाख से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन है, किसी ने भी किसी एक वन गो में 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन की है, तो उनको वो रिकॉर्ड करेंगे और वो रिकॉर्ड शेयर करेंगे किसके साथ? FIU के साथ, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक और चीज़ है, कोई भी ये अकाउंट FI की तरह भी यूज़ कर सकता है। FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मगर अगर आप USA में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो FI की तरह भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरह भी ये अकाउंट यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ समझ में आया। 10 लाख रुपए FIU को शेयर करना पड़ेगा। इसका भी अलग से एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो 5 years तक रखा जाएगा। हालांकि टोटल रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अलग से होता है, ठीक है। तो ये सब है क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउस इस तरीके से काम करते हैं, करेक्ट है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डिस्कस किया, और इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आंसर और ले लेता हूँ। क्वेश्चन आंसर इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट इज स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट कौन देता है? राइट्स ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट सिंपल है, सेबी देता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन सब को राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट जाते हैं, इन सब को राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट इन सब को दिए जाते हैं। उसमें इनको पता चलता है हमारे क्या राइट्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो कि ये जो ये जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर लिया गया है ना, ये किस लिए लिया गया है? ताकि कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर हो, कुछ भी डिक्लेयर किया जाए, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाना है, आपका मर्जर हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, आपको वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो मेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये राइट्स ऑब्लिगेशन आते हैं हमारे रिटेलर्स के कि हमें सब इन्फॉर्मेशन आप पहुँचाओगे, करेक्ट। ये डिपॉजिटरी का काम है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम है, हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऑन हैंड देना, ठीक है। तो ये सेबी अप्रूव करता है राइट्स ऑब्लिगेशन कि हाँ इन्वेस्टर के क्या राइट है, सेबी अप्रूव करता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के क्या राइट हैं, वो भी सेबी अप्रूव करता है। जिसके किसी के भी क्या राइट्स हैं वो कौन अप्रूव करता है? सेबी अप्रूव करता है, ठीक है जी। ओनली अ गार्जियन कैन ओपन अ डिपॉजिटरी अकाउंट फॉर ए माइनर। बिल्कुल सही बात है जी, सिर्फ गार्जियन ही ओपन कर सकता है, माइनर खुद से अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। अब आ जाता है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ जॉइंट अकाउंट होल्डर।
अगर जॉइंट अकाउंट में किसी एक बंदे की डेथ हो जाती है, द बैलेंस लाइंग इन द अकाउंट कैन बी ट्रांसमिटेड, बिल्कुल हो सकता है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं, हो सकता है वो। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सर्वाइविंग होल्डर्स टू अ न्यू अकाउंट टू बी ओपनड बाय द सर्वाइविंग। मैंने बताया था कि इसमें होता क्या है, ABC 3 बंदे हैं। अब इसमें से ए की डेथ होगी या बी की होगी या सी, किसी की भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, दोनों लोग जो बचे हुए हैं वो अपना नया अकाउंट खुलवाएंगे, यहाँ से शेयर दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, ए का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और बी और सी के साइन लगेंगे और न्यू अकाउंट बी और सी के नाम खुलेगा और शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, द बेनिफिशियल ओनर नेम इन द अकाउंट कैन बी चेंज्ड। बीओ नाम, जैसे मान लो मेरा पंकज कौशिक है और मेरे आधार कार्ड में पंकज कौशिक या सिर्फ पंकज लिखा है और मुझे चेंज करवाना है तो करवा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ भी हो गया है, वो सब चेंज हो सकता है, देयर इज़ नो इश्यूज इन दैट, राइट। तो ये हमारा 4th चैप्टर था। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए और ये सारा का सारा हमने अच्छा हाँ, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। इसमें फिर भी एक आध कुछ भी चीज़ रह जाती है तो आप क्वेश्चन आंसर हमारे कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ 95% चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। उसमें 1, 2, 4, 5% अगर कुछ रह भी गया तो वो आपको डेफिनेटली बुक से पता चल जाएगा। करेक्ट। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय।